हेलो फ्रेंड्स। तो डेट है आज की 23 जुलाई 2020 एंड आज के द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशंस में हम लोग टोटल 5 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। 5 आर्टिकल्स आज द हिंदू के एडिटोरियल में आए हैं। सबसे पहला आर्टिकल है स्टेट स्टैच्यूज एज डीपली कंटेस्टेड हेरिटेज जीएस पेपर 2 के लिए। जीएस पेपर 1 के लिए भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल सोसाइटी चैप्टर के लिए। बिकॉज देखिए, इसलिए ये आर्टिकल है बिकॉज कहीं पे भी अगर कहीं स्टैचू लगता है, अगर आपके मोहल्ले में, घर के सोसाइटी में कहीं स्टैचू लगा है, तो वहाँ से जो भी कोई आ रहा है जा रहा है तो वो यही समझता है कि ये स्टैचू आपके समर्थन से ही लगा है। आप इस स्टैचू को सब्सक्राइब करते हो, इससे हो सकता है कुछ एक अपना हेरिटेज बैक में समझते होगे, तभी वो स्टैचू लगाए हो। आप अपने घर पे भी अगर अपने दादा या फिर दादी या फिर जिसका भी अगर फ़ोटो लगाते हो, मतलब आप उनको चेरिश करते हो तभी तो उसको लगाते हो ना। आप उनसे प्यार करते हो, आप उनकी स्मृति को रिस्पेक्ट देते हो तभी वो लगाते हो। जिस वजह से स्टैच्यूज़ को एक तरह से हेरिटेज समझा जाता है, उसके वजह से ये आर्टिकल है। उसके क्या क्या वैल्यूज़ हैं, उन सब चीज़ के ऊपर, इनफैक्ट महात्मा गांधी के ऊपर भी इस आर्टिकल में बातें हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड आर्टिकल हमारा पुडुचेरी हाई कोर्ट के ऊपर। थर्ड आर्टिकल रूटीन आर्टिकल है। हमेशा हर महीने एक दो आर्टिकल ये आता ही है किसी न किसी न्यूज़पेपर में, द हिंदू में खास करके, कि जैसे 1 साल हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आ गया, उसके बाद भी 4G इंटरनेट जो है जेएनके में चालू नहीं हुआ है। इसके वजह से वहाँ के बेसिक राइट्स का हनन हो रहा है। इसकी वजह से उनका लाइवलीहुड प्रॉब्लम है। बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे हो रही थी वो सब वहाँ से निकल रहे हैं अब लोग, या फिर वो ठप होके बंद हो चुका है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर हम लोग और फिर से डिस्कस करेंगे। यूएस ऑर्डर जो है वो आया है कल शाम को, जो कि टेक्सास कंसुलेट को बंद करने का ऑर्डर आया, जिसके ऊपर बीजिंग ने ये कहा है कि वी विल दिस विल हैव सीरियस रिटेलिएशन। लेकिन किस मेजर में रिटेलिएट करेंगे वो उन्होंने नहीं बताया। तो इसके ऊपर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ही जस्ट ये चीज़ जो डिसीजन आया उसके कुछ देर बाद ही इंडिया और यूएसए का जो बीच में एक वर्चुअल समिट हुआ है, उसके अंदर माइक पैम्पियो ने क्या कहा, फिर प्रधानमंत्री मोदी और एस जयशंकर ने क्या क्या कहा, वो हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो आज के एडिटोरियल्स में नहीं है, वो वैसे ही न्यूज़ में आया है। तो वो 3 आर्टिकल है, 3-4 आर्टिकल मिला करके मैं एक वीडियो बनाकर 5-10 मिनट का, और वो मैं डालूंगा आज के दिन। तो वो अलग मैटर हम लोग देखेंगे। पांचवा आर्टिकल हम लोग देखते हैं पंचरिंग अ कल्चर ऑफ साइलेंस। तो जैसे यूएस में एक संस्था चलती है लिंकन प्रोजेक्ट इन द यूएस, तो इसके अंदर वहाँ के बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो लोग इसके अंदर सम्मिलित हैं। और वैसे ही मार्क के ऊपर में एक जो है कि गांधी प्रोजेक्ट चलाने की बात चल रही है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो क्या है लिंकन प्रोजेक्ट और क्या है गांधी प्रोजेक्ट, उसके ऊपर हम देखेंगे। तो जितने भी हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बताऊं कि टेलीग्राम में स्पेस बार पे जा करके, सर्च बार पे जा करके द हिंदू 365 बिना स्पेस के आप टाइप करें, और उसके बाद नीचे जो सजेशन आएगा gkmonk.com, उस पर आप क्लिक करें। उसके फाइल सेक्शन से जाके जितने पीडीएफ आप चाह सकते हो, जिसमें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो सब पीडीएफ आप वहाँ से गैदर कर सकते हो। स्टैच्यूज एज डीपली कंटेस्टेड हेरिटेज GS2, तो GS1 भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। तो अब देखिए, ये जैसे हमने वहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताया, कहीं पे भी कोई अगर स्टैचू लगा होता है तो वो हम लोग उसको अपने आप अपने हेरिटेज से, हेरिटेज मतलब विरासत, जो आपकी जो पुरानी स्मृतियाँ हैं अपने हिस्ट्री के बारे में, तो उसका एक कहीं न कहीं सिंबल के टाइप से वो स्टैच्यू काम करता है आपके सोसाइटी के अंदर। मान लीजिए आप अगर कहीं जाते हो, जैसे राजस्थान जाते हैं हम लोग, राजस्थान में हम लोग को, हमारे मन में ये चीज़ बसा हुआ है कि हम राजस्थान जाएँगे तो हमें वहाँ बहुत सारी पुरानी हवेलियाँ, फोर्ट्स ये सब दिखेगा। क्योंकि तो वहाँ पे लोग जो हैं उस चीज़ को अभी तक मेंटेन के रखे हैं कि बिकॉज़ उससे उनकी पहचान है। वो अपने आप को उससे एसोसिएटेड समझते हैं, वो उन सब फोर्ट्स को अपनी विरासत समझते हैं, जिस वजह से वो उनको अभी तक मेंटेन करके रखे हैं। जिस वजह से बहुत जगह पे जैसे पुराने बहुत सारे स्टैचू, जैसे इंडिया के अंदर में भी कुछ दिन पहले ऐसा मुहिम था कि जितने भी इंपीरियल लीडर्स के जो यहाँ पे स्टैचूज़ बने हुए थे इधर उधर, तो उन सब को गिरा दिया गया। वैसे ही अभी जो यूनाइटेड नेशंस में जो रेसिज्म वाला जो अभी सीन हुआ था, तो उस टाइम पे यूनाइटेड किंगडम के अंदर में एडवर्ड कॉलस्टोन का जो स्टैच्यू था उनको गिरा दिया गया। वो एक स्लेव ओनर थे, मतलब जो स्लेव और ये खरीदना बेचना ये सब काम जो होता था पहले, उसमें वो इन्वॉल्व थे। तो इसी के ऊपर आर्टिकल में आगे कहते हैं राइटर, नंबर 1,
इट टचेस द फीलिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ आवर पास्ट। नंबर टू, ये हिस्ट्री से हम लोग को बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली आर्ट फैक्ट और ये सब से टच में रखता है, हम लोग को इससे कनेक्ट में रखता है। ये हम लोग का जो पिछला हमारा जो फीलिंग्स है हमारे आर्ट एंड कल्चर के का, या फिर हमारे पूर्वजों का, या फिर हमारे जो जो एक स्टोरीज है हमारे पीछे का, कि हम लोग कैसे एग्जिस्टेंस में, जैसे इंडिया जो है वो चेरिश करता है अपने फ्रीडम फाइटर्स को, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सब को, क्योंकि हम लोग चेरिश करते हैं कि हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग आए जो हम लोग को आज़ादी दिलवाए। तो ये सब जो है एक सोसाइटी एथिक्स को भी आपका रिप्रेजेंट करता है, कि एथिक्स क्या होता है। मोरल मोरल और एथिक्स में डिफरेंस आपको पता होगा। मोरल मतलब मेरा अपना वैल्यू, मेरा। और जब मेरे सोसाइटी में अगर ग्रुप ऑफ पीपल का सेम वैल्यू होगा तो वो एथिक्स बन जाता है एक सोसाइटी के अंदर। तो ये एक कलेक्टिव सोसाइटी का एथिक्स भी दिखाता है, अगर आप किसी आर्ट फैक्ट को, किसी मॉन्यूमेंट को, किसी स्टैच्यू को अपने सोसाइटी में रहने देते हो, स्थापित होने देते हो। इसके बाद पांचवा नंबर, इट वैल्यू पास्ट ऑफ द सोसाइटी इंटेंजिबली प्रिजर्व्ड इन नरेटिव, म्यूजिक परफॉर्मेंस, बट ऑल्सो टेंजिबली मटेरियली embodied इन मॉन्यूमेंट एंड स्टैच्यू। जैसे हमने डिस्कस किया कि ये इनटैंजिबल या फिर टैंजिबल, जैसे यूनेस्को हेरिटेज भी जो होता है वो इनटैंजिबल और टैंजिबल में आंका जाता है। तो वैसे ही इनटैंजिबल या फिर टैंजिबल स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके से हम उसको छू सकें या फिर महसूस कर सकें, वो मतलब होता है इनटैंजिबल टैंजिबल। तो उस दायरे में हम लोग उसको कंजर्व करके रखते हैं, उन सारी यादों को जो हमारे विरासत में हमें मिली होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये नेचुरली टर्म होता है हेरिटेज, ऐसा नहीं कि कोई बता दे या फिर कोई बुक में लिख दे, ये नेचुरली हम उससे अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं, वो होता है हेरिटेज। और हिस्ट्री में जो हमारा बैकग्राउंड रहा है उसको कभी भी ना भुला देने के लिए और हमेशा के लिए जो है उसके लिए पैशनेट रहने के लिए हेरिटेज जो होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, और सोसाइटी में लोग उसको लगाते हैं। अब वो हेरिटेज ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गांधी जी जो हैं, राजघाट पे गांधी जी का जो स्मारक है आपका दिल्ली में, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम गांधी जी को वहाँ जाके याद करें, हम इसलिए भी कि हम वहाँ जाके गांधी जी के बारे में बहुत जगह पे, शायद वहाँ पे बहुत लोग राजघाट में जा कर के बोलते नहीं हैं। बिल्कुल जब तक वो अंदर जाते हैं उसके बाद बाहर निकलते हैं तभी बोलते हैं, बीच में वो पूरा मौन रहते हैं, ऐसा किसी किसी का मानना है। तो ये एक तरीका है हमारा वहाँ पे इस चीज़ के बारे में दुख भी जाहिर करने का, कि महात्मा गांधी को उनके ही देशवासियों द्वारा असैसिनेट करके मार दिया गया। उसी तरीके से वॉशिंगटन में वियतनाम मेमोरियल लगाया हुआ है, जो वॉशिंगटन, जो अमेरिका और इंडो वियतनाम वॉर हुआ था आपका 1955 के अंदर में, तो बहुत सारे अमेरिकन्स जो है वहाँ मारे गए थे। तो उनके नाम पर एक वॉल लगाया गया है, और 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में वहाँ पे एक उनका सेरेमनी, मतलब एक उनका याद में वहाँ पे एक जगह बनाया गया है। उसी तरीके से आपका बर्लिन में जो है होलोकॉस्ट मेमोरियल बनाया गया है, जैसे आप ये पिक्चर देख सकते हो। यहाँ बहुत सारे सिमेट्रीज बनाए गए हैं ऐसे ऐसे करके, और यहाँ ये उस चीज़ से, ये एक तरह से इनका अपॉलोजी है जर्मनी का, जो होलोकॉस्ट वाला जो इवेंट हुआ था हिटलर के टाइम पे, जब गैस चैम्बर में बहुत सारे लोगों को भर करके और मार दिया गया था। तो उसके लिए इनका एक तरह से ये अपॉलॉजी है, पब्लिक अपॉलॉजी है, जो वहाँ के लोग कह मतलब ऐसा मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आगे राइटर कहते हैं कि देखिए ये रिएक्शंस जो हैं सोसाइटी में वो डाइवर्स हो सकते हैं। अब देखिए जो मेरे लिए अच्छा है हो सकता है कि आपके लिए अच्छा ना हो, जो हमारे सोसाइटी के लिए जो एथिक्स है वो दूसरे सोसाइटी के लिए एथिक्स ना हो। बिकॉज अब देखिए विंस्टन चर्चिल जो है वो यूनाइटेड किंगडम में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन इंडिया में विंस्टन चर्चिल की को बहुत ज़्यादा गालियाँ दी जाती है, बिकॉज वो जो फेमाइन हुआ था बंगाल में उसमें विंस्टन चर्चिल उस टाइम पे यूके में थे और उनका बिल्कुल भी ध्यान हमारी तरफ नहीं गया था। उसी तरीके से ये कहते हैं कि जो सोसाइटी का जो भी हेरिटेज होता है वो सोच समझ करके और उस सोसाइटी के मद्देनज़र रख करके वहाँ पे डिफाइन किया जाता है। हो सकता है दूसरे सोसाइटी से कोई जो लोग आए वो यहाँ पे उसको सपोर्ट ना करे। तो ये जब अगर आप समझ जाते हो तो फिर आपको ये चीज़ सरप्राइज़ नहीं करेगा कि क्यों वहाँ पे जो स्लेव वाला जो स्टैचू था उस चीज़ को वहाँ से गिराया गया। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि शायद स्लेव होंगे, पहले उनके एंसेस्टर्स स्लेव होंगे और कॉलोनाइज किए गए होंगे, और उस वजह से उनको ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि जो चीज़ जो उनको इतने सालों तक जीवन भर का एक स्लेवरी प्रदान किया उसका यहाँ पे स्टैचू को पूजा जा रहा है।
तो इसी के ऊपर और भी एग्जांपल देते हैं, जैसे अंबेडकर साहब जो थे हमारे इंडिया में, बी आर अम्बेडकर, तो वो एक सिंबल हैं दलितों के लिए, इंडिया के दलित के लिए, कि उनको इतना दिन से जो दलितों को जो पूरा सेंचुरीज तक उनको सप्रेस किया गया, उस वजह से, उससे जब अंबेडकर साहब ने जब उनको थोड़ा बहुत राहत दिलाया, रिजर्वेशन और ये सब सारा कुछ ला करके, तो जिस वजह से उनको वो सेलिब्रेट करते हैं और उनकी स्टैचू जगह जगह पे लगाते हैं, उनके नाम पे संस्थाएं भी हैं। तो अगर वो स्टैचू को कोई अगर आके गिराए, तोड़े फोड़े, तो ऑफ कोर्स जो उससे रिलेटेड जो संस्था है, दलित वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, उनको इससे दुख तो हो गई। उसके बाद राइटर कहते हैं कि कुछ तो ऐसे हैं जिनका जो स्टैचू है वो ऐसे जगह पे लगाया जाता है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल चक्कर पे लगा हुआ है, कहीं पे भी क्रॉस रोड है, अगर आप पास कर रहे हो, चौमुहानी है वहाँ पे लगा हुआ है, जैसे कि आपने देखा होगा किसी छत्रपति शिवाजी का बहुत जगह पे स्टैचू लगा होता है, बहुत जगह पे महात्मा गांधी का स्टैचू लगा होता है, जैसे गोल चक्कर, ये सब सब जगह पे। तो कौन डिसाइड करता है ये सब चीज़ को? क्यों? क्या ये हमको पता है? ये तो हमें पता ही है कि एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी को अपोज करता है, ऐसे बाई चांस बहुत सारे अभी भी ऐसे हमारे देश में है जो रिजर्वेशन को अपोज करते हैं, और जिस वजह से बी आर अम्बेडकर की जो स्टैचू है बहुत जगह पे वो पसंद नहीं करते हैं। हालांकि ये शिवाजी और इस तरह के स्टैचूज जो हैं उसके ऊपर उतना ज़्यादा विरोध नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उसके ऊपर प्रॉब्लम डे टू डे क्रिएट होते रहता है। आप देखिए, जैसे जितने भी गांधी से नेम से जितने भी जो गली चौराहे ये सब जो थे वो बहुत सारे चेंज कर दिया गया जैसे ही बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई। उसके बाद से ऐसा देखा भी जा रहा है कि सोशल मीडिया पे गांधी जी का जो जो एक फिगर है उसको बहुत ज़्यादा डिटोरिएट करके प्रोपेगेंडा के हिसाब से अलग लेवल से दिखाने की कोशिश कर किया जा रहा है, और ऐसा बोला जा रहा है कि हमारे हिस्ट्री में, हमारे एनसीईआरटी में हमें शुरू से गलत पढ़ाया गया है। तो ये जो अलग-अलग जैसे ही गवर्नमेंट आती है तो वो उनका अपना-अपना रेथोरिक होता है। तो ये कौन डिसाइड करता है? किसको ये चीज़ डिसाइड करने की एक लायबिलिटी है, या फिर ये चीज़ उनको दिया गया है कि आप डिसाइड कीजिए इस चीज़ को हमारे एवज़ में? जबकि हमें पता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अलग-अलग आइडियोलॉजी से गवर्न होती हैं अपने आप में, और फिर उसके बाद जैसे ही वो आती हैं वो अपने आइडियोलॉजी चलाती हैं 4-5 साल, 10 साल, और फिर उसके बाद वो चले जाती हैं। तो क्या हम इसके ऊपर एक प्रॉपर कंसल्टेशन, डेलिब्रेशन और सब कुछ कर करके, और आर्टिस्ट कौन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उसके ऊपर हम लोग अपनी खुद से मत नहीं रख सकते? क्या ये पहले नहीं हुआ है इंडिया में? इंडिया में ऐसा हुआ है 1960 में, जॉर्ज वी, जिनका एक कैनोपी इंडिया गेट के पास में एक उनका स्टैच्यू था, उस चीज़ को हटाया गया। ये एक सिंबल था कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कोई डिक्टेटर या मोनार्क की पिक्चर या मूर्ति नहीं रह सकती है। इसी के ऊपर वो आगे महात्मा गांधी का एग्जाम्पल। उसके बाद राइटर कहते हैं कि देखिए, अगर हम किसी को स्टैच्यू लगाते हैं, किसी को पूजते हैं, किसी को मानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी, तो उसके लिए पीछे एक ऑब्वियस ग्लोबल सिग्निफिकेंस होता है, जिसके वजह से महात्मा गांधी को देखिए कि उनके अंदर 2 लोग थे। जैसे अब वो शुरू से ही महात्मा तो वो जन्म नहीं लिए थे। वो पहले मोहनदास करमचंद गांधी थे, जो कि एक ऑर्डिनरी मैन था। फिर अपना उनका चाइल्डहुड गुज़रा। फिर उसके बाद वो मिडिल क्लास एस्पिरेशंस लेकर के वो लंदन गए, अपना लॉ की पढ़ाई की वहाँ पे। हो सकता है कि वहाँ पे जब वो लंदन गए होंगे, वहीं पढ़ाई की होंगी, तो वहाँ के बुक्स पढ़ के उनको कुछ ना कुछ प्रेजुडिस होगा कि कैसे इंडिया में इतना प्रॉब्लम है, और जिस वजह से जो हो रहा है इंडिया, वो ठीक हो रहा है इंडिया के अंदर। कि जैसा कि वहाँ के जितने भी लोग वहाँ जाके पढ़ते थे, तो जैसे बुक्स जो है बहुत ज़्यादा आपके आइडियोलॉजी को मॉडिफाई करती है। तो वो ऐसा अधिकांश ऐसे एलिटिस्ट ऐसा सोचते थे। लेकिन उसके बाद जब उनके साथ जो चीज़ साउथ अफ्रीका में घटा, उनको उठा करके फेंक दिया गया, तो हो सकता है उससे पहले वो इंडियन पीजेंट्स और अनटचेबल से उतना ज़्यादा अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते होंगे। लेकिन जब ये चीज़ जब हुआ उनके साथ जोहानिसबर्ग में, तो उसके बाद से वो उन लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करना शुरू कर चुके थे। और उसके बाद हमको पता है उनके जीवनी से और बाकी लोगों के एड्रेसल से कि किस प्रकार उन्होंने ज़िंदगी भर अपने खुद के डेमन्स से लड़ा, अपने खुद के अंदर की जो बुराइयाँ हैं उनसे उन्होंने लड़ाई करी, और उसके बाद जो है कि मोहनदास से वो एक महात्मा बन कर के उभरे, जिसको पूरे वर्ल्ड में बहुत, हम और आप मिस जज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको पूजा जाता है उनके अच्छे डिसीजंस के लिए, और वो इनको अपना गुरु मानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेल्सन मंडेला या फिर मार्टिन लूथर किंग। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये सिर्फ 2 हैं। तो इसके ऊपर वो कहते हैं कि इसी वजह से
हम किसी को भी फ्रैगमेंट्स में जज नहीं कर सकते किसी की भी लाइफ को। उनके जीवन में क्या ग्रेट एफर्ट्स थे, क्या नहीं थे। ऐसे ही एक और एग्जांपल वो देते हैं वाल्मीकि का, जिनका जो स्टैच्यू है वो गिरा दिया गया कुछ दिन पहले, बिकॉज़ कुछ लोग ऐसा कहते थे कि वो अपने पास्ट में वो डाकू हुआ करते थे, तो उनका हम क्यों पूजा करें। तो ये चीज़, वो डाकू थे लेकिन ठीक गांधी जी जैसा फिर बाद में वो संत और साधु भी तो बन करके उभरे। तो इस वजह से किसी को भी आप इससे जज करो, चाहे वो मार्क्स हो, एक रिवॉल्यूशनरी जो था, अंबेडकर हो, वो दलित लीडर थे, मंडेला, मार्टिन लूथर की जो कि ब्लैक के लिए स्ट्रगल किए, कलर अनटचेबिलिटी के लिए। तो या फिर किसी और एक भगवान, जैसे कोई भी और दूसरे भगवान, भगवान से भी गलती होती है ऐसा लोग कहते हैं। तो किसी को भी आप अलग-अलग उनके लाइफ के इवेंट्स के ऊपर जज नहीं कर सकते। आप ओवरऑल, आपको एक कंसेंसस होना चाहिए, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कलेक्टिवली डिसाइड करना चाहिए सोसाइटी को कि उनका जो हेरिटेज है वो किससे डिराइव होता है, और जिसको वो स्टैच्यू लगा रहे हैं या फिर जिसको वो अपना हेरिटेज समझ रहे हैं, तो वो वर्थ पूजनीय है या फिर नहीं है। और किसी के एक छोटे-मोटे, मतलब एक जैसे वाल्मीकि का गिरा दिया गया, या फिर अगर महात्मा गांधी को कोई अगर कहता है नहीं ये बहुत बुरे थे, ये ऐसे थे, वैसे थे, तो उसके पीछे एक कलेक्टिव जजमेंट होनी चाहिए और उसके पीछे कलेक्टिव बातचीत होनी चाहिए। आगे राइटर लास्ट में ये कहते हैं कि देखिए, जब आप स्टैच्यू गिराते हो, तो स्टैच्यू आप गिराते ही क्यों हो? उसके बाद स्टैच्यू आप ऊपर क्यों नहीं लेके आते हो? आप जनता को क्यों नहीं बताते हो कि मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं इस वाले आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ। आप किसी भी स्टैच्यू को गिराते हो तो कोई ना कोई आइडियोलॉजी और प्रेजुडिस की वजह से तो गिराते हो ना। तो आप वहाँ पे नया स्टैच्यू लगाओ, लगाओ, बताओ कि ये आदमी ने ये चीज़ बुरा किया था, लेकिन ये आदमी जो है वो ये इस चीज़ के लिए माना जाता है अच्छा किया था, जिस वजह से हम इस चीज़ को लगा रहे हैं। हम क्यों नहीं देखते हैं कि एमएस सुब्बालक्ष्मी या फिर कुमार गंधर्वा, बेगम अख्तर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका हमारे कल्चरल हेरिटेज के अंदर, उनका इधर-उधर स्टैच्यू लगता है। हम क्यों नहीं देखते हैं कि मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार जो गायक हैं, उनका बिज़ी पब्लिक स्क्वायर्स में या फिर बस टर्मिनल, मेट्रो स्टेशंस में उनका स्टैच्यू लग जाए, जो कि हम लोग के सफ़र में काफ़ी ज़्यादा हम लोग का हेल्प करते हैं, गाना हम उनके सुनते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है, सेट अप अ हाई कोर्ट फॉर पुडुचेरी। तो ये बहुत बार ऐसा डिस्कस हुआ है, बहुत सारे कमिटीज़ में, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में ऐसा डिस्कस हुआ है कि पुडुचेरी को एक अपना खुद का हाई कोर्ट मिलना चाहिए, जो कि अभी मद्रास हाई कोर्ट के साथ वो शेयर करता है। देखिए, पुडुचेरी के बारे में आपको पता होगा, 1962 में पुडुचेरी जो है इंडिया के साथ मर्ज हुआ, और इसका उस समय से जो जुरिस्डिक्शन था वो मद्रास हाई कोर्ट के अंदर आता था। जितने भी उसके जो लॉज़ हैं, केसेस हैं लेजिस्लेचर के, वो सब कुछ मद्रास हाई कोर्ट में डील किया करते थे। लेकिन 2017 जुलाई 7 2017 में ऐसा बता दिया गया कि अब पुडुचेरी को अपना एक लेजिस्लेटिव, अपना ओन हाई कोर्ट जो है वो मिलना चाहिए। अप्रैल 2017 में बार एसोसिएशन भी पास कर दिया गया, वो भी उनको इस चीज़ को पास कर दिया कि नहीं, उनको अपना एक हाई कोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि मतलब उनका प्रॉपर एक हाई कोर्ट उनको अभी तक मिल पाया हो। और अगस्त 2019 में व्हाइल एड्रेसिंग द स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल सर्विसेज एंड मोटर एक्सीडेंट मीडिएशन सेल, पुडुचेरी चीफ मिनिस्टर वाई Narayanaswamy said that a bench of Madras High Court at Puducherry on line of the one set in Madurai was felt need and sought the support of judges of Supreme Court। मतलब इतने तक लेवल बढ़ गया है कि ऐसे बीच बीच में एड्रेस करना पड़ रहा है वहाँ के चीफ मिनिस्टर और बाकी लोगों को। तो इसके कुछ साउंड रीजंस देते हैं राइटर। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला रीज़न वो देते हैं कि अगर पुडुचेरी गवर्नमेंट जो है वहाँ पे अगर बैठा देती है, तो उनका बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो बच जाता है, क्योंकि अभी हाई कोर्ट जो है वहाँ मद्रास के लिए है, और पुडुचेरी का बहुत ही कम पॉपुलेशन है, लेकिन पर कैपिटा इनकम थोड़ा ठीक है। तो कम पॉपुलेशन होने के बाद भी पुडुचेरी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए देना पड़ता है। और ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कोई भी अगर 2 स्टेट मिल करके एक ही यूनियन टेरिटरी का जो है, यूनियन टेरिटरी अगर किसी दूसरे स्टेट के साथ मर्ज होकर के उसका हाई कोर्ट जो है वो मेंटेन किया जा रहा है, तो उस यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली, बिकॉज़ पुडुचेरी गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही पैसा उनको हर बार लग जा रहा है, उनका जितना एस्टिमेट होना चाहिए उससे ज़्यादा पैसा लग जा रहा है। उसके अलावा ये भी एक रीज़न है कि जैसे ऑल इंडिया जज एसोसिएशन में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑब्ज़र्व किया था कि देखिए, अब हम लोग को ऐसा ज़रूरत है कि प्रोटेक्ट करें हम लोग
जो ये पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जुडिशियल सिस्टम का, उसको हम लोग डायरेक्टली उसका नंबर जो है जजेस का जो नंबर है उसको बढ़ा करके हम लोग इस पिलर को कंजर्व करें। जैसे फॉर एग्जांपल उस टाइम पे 10.5 पर 5 जजेस थे पर 10 लाख पीपल, और उसको बढ़ा करके 50 जजेस पर 10 लाख पीपल करने की बात चल रही है। अब इसमें अभी तक वो चीज़ हुआ नहीं है, तो इसके ऊपर भी राइटर कहते हैं अगर पुडुचेरी का अपना एक हाई कोर्ट मिल जाता है, वहाँ पे 4-5 जजेस वहाँ पे बन जाते हैं, तो फिर आगे चल कर के कहीं न कहीं हमारा ये जो ओवरऑल इंडिया का जो एक नंबर है, स्टैटिस्टिक्स है, वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ करेगा। और ये 10.5 वाला जो है, अभी जो दो 12 जजेस वाला 2016 में ये पाया गया कि 12 जज तक वो पहुँचा है, हमें 50 लेकर के जाना है। तो ये उसके अंदर में एक क्यूमुलेटिव फैक्टर साबित होगा। उसके बाद कुछ डाटाज़ देते हैं हमारे, इसमें राइटर लिख कर के देते हैं, तो उतना ज़्यादा डाटा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन अब डेट के साथ 2-3 डाटा जो है इसके अंदर वो इम्पोर्टेंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि जैसे पुडुचेरी में जितने केसेस फाइल हुए 2010 में, वो करीब-करीब 4 टाइम्स बढ़ा है। अगर आप सिक्किम, मणिपुर और गोवा का सब केसेस मिला कर के देखो, उससे 4 टाइम बढ़ा है। तो अगर वो स्टेट्स बढ़ा है पुडुचेरी से, तो ये कोई मतलब नहीं होता है कि स्मॉलर स्टेट को आप नहीं दो। आप वहाँ पे देखिए केस जो है, लिटिगेशन जो है, वो सब तो वहाँ ज़्यादा है ना। तो जिस वजह से वहाँ पे हाई कोर्ट होने का एक और पॉइंट जो है सशक्त होता है। उसके बाद आगे वो एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो केसेस डिस्पोज़ हुए हैं, जो ख़त्म हुए हैं, वो भी 3 टाइम्स ज़्यादा है पुडुचेरी में, 28,631 केसेस है 2017 में। और जो हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, 2016 में उससे करीब-करीब 3 गुना ज़्यादा पुडुचेरी में केसेस को डिस्पोज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देते हैं कि चेन्नई जो है, जैसे आप मैप में देख सकते हो, चेन्नई यहाँ पे है, और पुडुचेरी जैसे आपको पता है माहे है यहाँ पे, फिर पुडुचेरी एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे यनम है। तो ये 2-3 जगह पे जो है, जो वेस्टर्न जो माहे है, माहे से चेन्नई आने में, अब कोर्ट तो यहाँ चेन्नई में है, हाई कोर्ट में। तो जब माहे से जो चेन्नई आने में इनको बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस वजह से बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर स्टेट के कैपिटल में आपका अगर हाई कोर्ट नहीं है, तो फिर लोग जो है वो कहीं न कहीं केसेस को सोचते हैं कि चलो ठीक है नहीं करेंगे। 10 में से 2-3 केस ऐसे हो जाते होंगे जो बोलते, उनको लगता होगा यार इतना दूर आना-जाना कौन करेगा, एक्सपेंस लगेगा। तो इस वजह से हम इसको अवॉइड करते हैं, और ऐसा होता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है, उनका जो राइट्स उनको जो मिलना चाहिए, वो लिटिगेंट्स को सैटिस्फाई नहीं कर पाती है। इस प्रकार के जो हमारे जो रूल्स हैं, और जो हमारे जो इस प्रकार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जिस वजह से, और कोई बात नहीं है। इसके बाद अगर ये चीज़ प्रोवाइड हो जाता है लोगों को, तो इससे पुडुचेरी का जो स्टेटहुड डिमांड है वो भी थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होगा। बिकॉज़ ऐसा देखा जाता है कि इससे पहले जितने भी जो यूनियन टेरिटरीज़ थे, आउट ऑफ 7 जो यूनियन टेरिटरीज़ थे पहले, उन सबको आर्टिकल 239 ए के तहत मतलब उनको स्टेटहुड करार दे दिया गया है। उस टाइम पे सिर्फ पुडुचेरी बच गया था, क्योंकि ऐसा देखा गया कि उस टाइम पे जितने जो स्टेट्स थे, उनको कहीं न कहीं एक बेंच ऑफ हाई कोर्ट तो उनको प्रोवाइडेड था ही। बाद में उनको फिर स्टेटहुड करार दे दिया गया। तो इस वजह से अगर अभी इस टाइम पे हाई कोर्ट मिल जाता है पुडुचेरी को, तो आगे हो सकता है कि उनको स्टेटहुड भी मिल जाए। और इसी के ऊपर जैसे एग्ज़ाम्पल वो देते हैं, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये सब जो है उनका एक बेंच था गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर में, तो उसके बाद उनको जो है स्टेटहुड मिल गया। तो इसी के ऊपर कहते हैं कि अब उनको बेंच मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बेंच की माँग कर रहे हैं। हमें बेंच नहीं चाहिए, क्योंकि बेंच अगर आप मद्रास हाई कोर्ट में लगा दोगे एक्स्ट्रा एक सिर्फ़ पुडुचेरी के लिए, तो उस चीज़ में ये भी बहुत ज़्यादा अनफ़ेवरेबल और अनजस्टिस हो जाएगा हमारे साथ। आपको अगर याद होगा तो कि बेंच लगाने के लिए पुडुचेरी के लिए सेपरेट बेंच हाई कोर्ट, मतलब चेन्नई हाई कोर्ट में लगाने के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी आ चुका है 2004 में, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ था, और कि मदुरई में हमारा बेंच नहीं चाहिए हम लोग को एक एक्स्ट्रा अलग से सेपरेट एक हमारा हाई कोर्ट चाहिए। उसके अलावा ऐसा भी देखा गया है
यूपी का एग्जांपल देते हैं और भी दूसरी जगह एग्जांपल देते हैं कि पहले जब ऐसा हुआ था कि दूसरे जगह का अगर बेंच किसी दूसरे हाई कोर्ट में लगता है तो वहाँ के जो लॉयर्स हैं आपका जब केस लेते हैं तो वो भी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि हम वो दूसरे जगह पे नहीं जाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरठ और यूपी का इलाहाबाद के बीच में है, तो वो वेस्टर्न यूपी का में वो लोग ट्रांसफ़र करने को जल्दी लॉयर्स जो है वो कतराते हैं और वहाँ पे वो जाना जल्दी खोजते नहीं हैं। तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आम जनता को। तो इस वजह से भी जो है हाई कोर्ट का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लास्ट में वो ये कहते हैं कि राइटर कि देखिए इस चीज़ का जो अभी ज़रूरत है तो इसके ऊपर जो वहाँ की स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए कि एक कमेटी बैठानी चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना करके उसके साथ में एक ड्राफ्ट बिल भेजना चाहिए, प्रपोज़ करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इस चीज़ के लिए जो नॉमिनेटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, उन दोनों को एक साथ इस चीज़ में आगे काम करना चाहिए, तभी ये चीज़ जो है वो आगे हो सकता है आपका बन करके सामने आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जेएनके में जो सिटीजन्स हैं वो सिटीजन है या फिर सब्जेक्ट हैं, इसके ऊपर एक दिल्ली बेस्ड लॉयर है उनका आर्टिकल है ये वाला। जैसे हम लोग सबको पता है कि 4G इंटरनेट जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अभी तक इन्फोर्स नहीं हो पाया वहाँ पे। तो इसके ऊपर देखिए कि ये कहाँ से आया था, तो बैकग्राउंड देखिए कि केरला में आपका जो साउथ इंडिया में एक जगह पे जो जजमेंट आया था आपका, शायद मद्रास हाई कोर्ट में जजमेंट आया था, उसमें ये कहा गया था कि राइट टू इंटरनेट भी हमारे राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा एक फंडामेंटल राइट हो गया। तो इसी के एवज़ में फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये दायर किया गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है राइट, ये चीज़ राइट, उससे उनको क्यों महरूम रखा जा रहा है। तो उसके बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं ये चीज़ वहाँ पे ज़रूरी है। हाँ ठीक है, आपकी थोड़ी नेशनल सिक्योरिटी वाले रीज़न्स हैं, लेकिन आप बिल्कुल ही इस चीज़ से उनको बहुत दिन तक, ज़्यादा इतने दिन तक गैप में आप उनको अलग नहीं रख सकते, वहाँ पे नेट देने की ज़रूरत ज़रूरी है। पैंडेमिक की वजह से भी हम लोग बहुत कुछ देखे हैं कि सोसाइटी के अंदर हमारा कितना ज़्यादा इक्वल एक बैरियर अनइक्वल बैरियर क्रिएट हो जाता है। जैसे अगर ऑनलाइन किसी को अगर सेवा नहीं मिल पा रहा है तो वो स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर कोई बेसिक गुड्स भी अगर वो होम डिलीवरी मंगवाना चाहते हैं तो वो नहीं अवेल कर पा रहे हैं। अगर कोई राशन कार्ड या फिर इस तरह का कुछ अगर वो ऑनलाइन अगर वो करना चाहता है उसके ऊपर लॉगिन या फिर अपने आप को रजिस्टर, तो वो नहीं कर पा रहा है। पीडीएफ में पीडीएस भी जो संस्थाएँ हैं वहाँ पे आजकल ऐसा है कि फिंगरप्रिंट और सेंसर और रेटिना स्कैनिंग ये सब कुछ कर रहा है। तो वहाँ पे सोचिए अगर ऑनलाइन सुविधा नहीं होगी तो कैसे वहाँ पे उनको पीडीएफ की सुविधा मिल पाएगी। तो ये सब जो है पैंडेमिक की वजह से और भी ज़्यादा बड़ा हम लोग को एक कैनवास में एक पिक्चर निकल कर के आया है कि कितना ज़्यादा इंटरनेट जो है हमारे लाइफ के लिए आज के डेट में बहुत मतलब ज़रूरी हो गया है। इसमें एक और रिपोर्ट आया था, वो एग्ज़ाम्पल देते हैं यहाँ पे राइटर कि एक स्टूडेंट जो है वो उसने अपना लाइफ़ ले लिया था कुछ दिन पहले। ऐसा देखा गया था कि वो जब ऑन मतलब ऐसा उनको पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था तो उसने सुसाइड कर लिया था। तो ये सोचिए कितना बड़ा एक हमारे सोसाइटी का ये एक चैलेंज होता जा रहा है कि अगर हम किस सबको इक्वली इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करवा पाएँ और सर्विसेज जो है हम सबके लिए इंटरनेट में अगर हम निकालते जा रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन में कुछ ना कुछ नया ऐप या कुछ एक नया पोर्टल निकल कर के आता है। तो इस पे राइटर आगे कहते हैं कि क्या जेएनके की जो जनता है उनको ये कंपल्सन गवर्नमेंट नहीं समझती है कि उनको भी डिजिटल अब सर्विस प्रोवाइड करवाना चाहिए। करीब-करीब 1 साल हो गया, पिछले साल अगस्त 4 से ये चीज़ लागू हुआ था कि अब वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलेगा वहाँ के लोगों को। और चूँकि वो चीज़ उस समय इसलिए लागू हुआ था क्योंकि 2000 200 370 जो है आर्टिकल वो वहाँ पे डाइल्यूट किया गया था, तो उस वजह से उनको वहाँ पे लगा सिक्योरिटी रीज़न्स के लिए वो लोग वहाँ पे उसको हटाए थे। लेकिन 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आज जो है कि जुलाई आ गया। अब अगस्त आने वाला है, अगस्त 4 मुश्किल से 15 दिन के अंदर आने वाला है आपका 10-15 दिन के अंदर। तो ये करीब-करीब 1 साल हो जाएगा और अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट के कंसेशन के अलावा के बजाय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि कंप्लीट बैन ऑफ दिस काइंड ऑफ सर्विसेज़ फॉर सच लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये उतने पूरे पॉपुलेशन जो है वहाँ पे उसका एंटायर लिबर्टी के ऊपर में एक सवालिया निशान पैदा करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके बाद भी अपने रिट के ऊपर जो उसने कहा था, उसके ऊपर कुछ एक ठोस काम या फिर उसको इन्फोर्स करवाने के ऊपर कुछ काम नहीं कर पाया है। जो केस था सुप्रीम कोर्ट में इन अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दो 2020 केस में, तो उसमें जो पेटिशनर था उसने 2 मुख्यतः आर्गुमेंट्स पेश किया था। सबसे पहला शी टोल्ड कि गवर्नमेंट ऑर्डर पास करने से रिफ्यूज़ कर दिया कि क्यों वो ब्लॉक कर रही है इंटरनेट वैली के अंदर में। अब
ये एक बेसिक रूल ऑफ लॉ को वायलेट करता है और जनता को ये जानने का हक है कि क्यों उसको ये फ्रीडम जो है उसका फ्रीडम टू लाइफ से वंचित किया जा रहा है। सेकंड जो सबसे ज़्यादा राइटर कहते हैं कि सब्सटैंटिव है, वो ये कहती हैं कि स्टेट जो है वो पहले ऐसा कह रही थी और ऐसा पूरा र्यूमर है कि ये प्रोटेक्टिंग ऑफ सिक्योरिटी की वजह से सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने की वजह से वो लोग यहाँ पे इंटरनेट बैन किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इंटरनेट चालू रहेगा तो वो और भी बढ़िया तरीके से ये र्यूमर्स और ये सब जो फैलता है तो उस चीज़ को रोक पाएंगे। वो बहुत सारे वेबसाइट्स को शट डाउन कर सकते हैं, वो बहुत सारे मैसेजेस को मतलब सर्विलेंस करके उसको ट्रैक डाउन कर करके उस आदमी तक पहुंच सकते हैं। तो ये सब से उनको और ज़्यादा फ़ायदा ही है, इससे कोई घाटा नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज़ के ऊपर में 5 महीने लगा दी इस चीज़ के ऊपर जजमेंट देने में, पेटिशन के ऊपर में। और फिर जनवरी 10 2020 में जब इसका जजमेंट आया, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ हो नहीं पाया अभी तक कि जजमेंट के बाद हम लोग को अभी तक राहत मिल पाया हो, ऐसा राइटर कहते हैं। उसके बाद आगे कोर्ट ने नो डाउट उस टाइम पे ये चीज़ देखा कि ये फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट तो है ही। फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट इस हद तक कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ बिजनेस, ये सब कुछ इन्फ्रिंज हो जाता है अगर हम इंटरनेट बंद कर दें तो। इस वजह से नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट स्टेप उठाना स्टेट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद गवर्नमेंट को जो है उस समय ऑर्डर प्रोड्यूस करने को कहा गया, तो गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर प्रोड्यूस किए, लेकिन वो इतने ज़्यादा इनक्रिप्टेड थे कि मतलब जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे अपने अपनी बात को। तो उसके ऊपर फिर बाद में ऐसा हुआ कि एक वीकली ऑर्डर रिव्यू कमेटी बैठाने की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो कि इन सारे मुद्दों के ऊपर वो हर वीक जो है कि रिव्यू एक करे, और हो सकता है अगर रिपोर्ट दे तो रिपोर्ट दे टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल 2017 के अंतर्गत। अब इसके बाद इस वाले रूल का जो भसीन 2020 वाला जो ऑर्डर था, उस वाले जो कि आपको जनवरी में जिसका ऑर्डर का रिजल्ट आया था, हियरिंग आई थी, तो उसके ऊपर बाद में 2 और पिटीशन फाइल किए गए। सबसे पहला पिटीशन फाइल किया गया जिसके अंदर ये वहाँ के जो मीडिया एसोसिएशन है, फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल, उन्होंने सेकंड चैलेंज मतलब लॉगिन किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। और उन्होंने कहा कि 8 मंथ हो गए हैं आपके इस रिस्ट्रिक्शन के ऊपर, अभी तक 4G सर्विसेज चालू नहीं की गई है। पिछला जो हुआ था आपका हियरिंग, उसके ऊपर बाद में उन्होंने वाइट लिस्टिंग कर करके कुछ ऐसे वेबसाइट्स चालू करवाए थे। उसके बाद 2G जो है कुछ दिनों के लिए चालू रहा था, लेकिन अभी तक 4G के ऊपर जो बैन है वो चीज़ आपका हट नहीं पाया है। उसके ऊपर अभी फ़िलहाल JNK में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि एजुकेशन से लेके मेडिसिन और कोर्ट के जितने भी आजकल वर्चुअल हियरिंग्स हो रहे हैं, ये सब कुछ वो सब कुछ भी नहीं हो पा रहा है JNK के अंदर। और ये जो उन्होंने सेकंड पिटीशन जो भरा था वो लॉकडाउन इम्पोज होने के कुछ दिन पहले भरा था, मतलब पैंडेमिक आने के बाद। तो इसके ऊपर जो है इस बार फिर से जो कोर्ट है, इस बार इसके ऊपर तो मतलब नहीं बात की गवर्नमेंट को कि आप अपना इसके ऊपर जवाब दीजिए कि क्यों आपने नहीं किया ये सब सारा कुछ, या फिर ये जो इम्पैक्ट है उनके ऊपर, राइट के ऊपर, वहाँ की जनता के ऊपर, उसके ऊपर आप जवाब दीजिए कि आप ऐसा कर रहे हो तो इम्पैक्ट हो रहा है राइट के ऊपर, तो क्यों ऐसा कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं। इसके बजाय उन्होंने एक कमिटी बैठाई जिसको हेड करेंगे होम मिनिस्टर, होम यूनियन होम सेक्रेटरी। और इस वाले कमेटी के अंदर आप देखिए कि जब होम मिनिस्ट्री के अंदर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी उसको जज कर रही है, आपको रूल कर रही है आपको जम्मू एंड कश्मीर को, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही वहाँ पे जब ये लगाया गया है लॉकडाउन, और फिर उसके बाद वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है नहीं है उस चीज़ को भी अगर हेड करेगा वहीं जो लगाया है उसी को हेड करेगा, तो ये तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट वाली बात हो गई ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, तो फिर इसमें अब कैसे वो खुद ही, मैं अगर खुद ही इसके ऊपर ज़िम्मेवार हूँ और मेरे को खुद ही रिपोर्ट बनाने को कहा गया है कि मैं क्यों ज़िम्मेवार हूँ, तो मैं तो बच-बच कर ही रिपोर्ट बनाऊँगा ना, तो अभी तक उसके बारे में रिपोर्ट उतना ढंग से आ नहीं चका सका है। तो ये इसके ऊपर जो है कि राइटर कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा आयरनी है कि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नमेंट को आड़े हाथ नहीं ले पाया है उसके मिसडीड के ऊपर। और जितने भी जो पिटिशनर आए हैं जो कोर्ट में गए हैं, कोई सा भी जो है कि गवर्नमेंट को जिम्मेवार या फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक ठोस एक्सप्लेनेशन या फिर कब तक वो चालू करेगा ये सब कुछ भी निकलवाने में सक्षम नहीं, मतलब आगे उस
सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। अब इसके ऊपर एक और पेटिशन आता है बाद में कि इसमें ये कहा जाता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, क्योंकि कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिए थे और जो उन्होंने कहा था कि आप चालू कीजिए इंटरनेट, उसके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है। तो जिस वजह से इसमें भी 1 महीने के बाद में वो जो पेटिशन लागू हुआ था उसके ऊपर हियरिंग का डेट आया। उसके बाद गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि देखिए हम इस जो भी हमने किया है वहाँ पे उसके ऊपर हम अपना एक्सप्लेनेशन देने को रेडी हैं, लेकिन वो मैं सील एनवेलप में कोर्ट में लाके दूंगा और उसको सिर्फ जो है कि जज और वो कुछ लोग ही उसको पढ़ पाएंगे। इसके बाद में अब उसके बाद कुछ बात ऐसे ठोस बाहर आई नहीं है उसके बाद, और इसी के ऊपर राइटर कहते हैं कि जितना कुछ भी हो रहा है ये सब के पीछे शुरुआत में अगर आप जाइए तो अनुराधा भसीन वाला जो केस है वो आता है पीछे बैकग्राउंड में, और उसके वजह से उसके जितने भी रिपोर्ट की जजमेंट आई थी उसके एवज में आप देखिए कि अभी तक उतना प्रॉपरली जो है कि पब्लिकेशन ऑफ ऑर्डर्स नहीं हुआ है कि क्यों जो यहाँ पे इंटरनेट जो ब्लॉक किया गया था क्यों किया गया था। और इस वजह से जो सवालिया निशान है वो बहुत सारे उठ जाते हैं आपके कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट खुद से ही अपने जजमेंट को रूल नहीं करवा पा रहा है इंडिया के अंदर में। तो अब जब कोर्ट भी इस चीज़ में फेल हो जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेक्स लेने में या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्वेश्चंस है उसको जवाब देने में, तो फिर आम जनता कहाँ पे जाए। और क्या ये चीज़ क्वेश्चन कोर्ट को अपने आप से नहीं पूछना चाहिए कि जेएनके के जो बच्चे हैं या फिर जो लोग हैं, 20 मिलियन से भी ज़्यादा जो लोग हैं जिसमें बहुत सारी जो जनता है जिसको आतंकवाद से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ एक ऐसा तबका है जहाँ पे जिसको आतंकवाद अफेक्टेड है या फिर जहाँ से आतंकवाद की खबरें आती हैं, ज़्यादातर नॉर्दर्न सेक्टर जो है बारामूला उधर साइड का, तो उनके वजह से पूरे जेएनके में आप जो इस तरह का जो इम्पोजिशन आप लेकर के आए हो, तो क्या जेएनके के जो लोग हैं वो सिटीज़न हैं या फिर वो एक सब्जेक्ट हैं? इसके ऊपर बात है। तो अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यूएस ने चाइना के जो टेक्सास कॉन्सुलेट है बीजिंग में उसको बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। अब इसके ऊपर बीजिंग ने ऐसा कहा है कि दे विल हैव अ रिटेलिएशन, लेकिन अब किस मेजर में वो रिटेलिएशन दिए हैं दें मतलब ये करेंगे उसके ऊपर कुछ भी ऐसा उनका जवाब नहीं आया है। यूएसए की तरफ से कहना है इसके ऊपर कि देखिए हमारे नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी और हमारे सोवरेनिटी के ऊपर में इश्यूज आ रहे थे। जो यूएस और यूरोपियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनका थेफ्ट किया जा रहा था चाइनीज़ की तरफ से, जो कि हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स को इफ़ेक्ट करते थे इस चीज़ के इस थेफ्ट के वजह से। और इसके बाद वो कहते हैं कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो इस चीज़ के ऊपर स्पाइंग और ये सब सारा कुछ जो हरकत है वो अमेरिकन पीपल के ऊपर अभी से नहीं बहुत ईयर्स से कर रहे थे, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो लोग करना शुरू कर चुके थे। इसके बाद वो इसी वजह से जो है हम लोग हॉस्टन के ऊपर जो कंसुलेट है उसको हम लोग बंद करने का सोचे हैं। लेकिन कुछ जो मीडिया हाउसेस है वो ये भी कह रहे हैं कि यूएस चाइना जो टाइज़ है वो अभी इस समय इतना ज़्यादा स्ट्रेस पे इसलिए आया है क्योंकि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाला है, जिसमें जो डेमोक्रेटिक राइवल हैं जो बिडेन आपके ट्रम्प के अपोजिट में, तो वो बहुत ज़्यादा चाइना के अपोजिट में बोलते हैं और इस वजह से यहाँ पे एक थोड़ा-सा एक कॉम्पिटिशन लग गया है कि कौन ज़्यादा बुरा बोल सकता है चाइना के खिलाफ। तो उसके ऊपर शायद ये आया है ऐसा अभी डिसीजन ऐसा यूएसए की तरफ से कहा जाता है। यूएसए और आगे कहता है कि देखिए वियना कन्वेंशन का भी ये चीज़ हनन हो रहा है यहाँ पे कि अमेरिकन प्राइवेट इन्फॉर्मेशन का अगर कोई चोरी करता है, अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का अगर कोई चोरी करता है, तो वो वियना कन्वेंशन का भी एक हनन है, जिसमें ये लिखा है कि हैव अ ड्यूटी नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री। तो ऐसा ऑटगोस जो वहाँ के जो एक स्टाफ मेंबर है यूएस के उन्होंने कहा। उसके बाद जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो ये भी कहता है कि सोवेरेनिटी का जो वायलेंस हुआ था उसके वजह से ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हुए थे, अमेरिकन जॉब्स को जो अफ़ेक्ट कर रहा था और जो देखिए कि ओवरऑल जो अमेरिका का जो कंसर्न्स है, उसको जो अभी अफ़ेक्ट कर रहा था, जिस वजह से ये सारा कुछ यूनिलैटरल क्लोज़र जो है चाइना का, मतलब एक साइड से हम लोग बिना उसको बोले हुए और ऐसे शॉर्ट टाइम के अंदर में हम लोग इसको क्लोज़ किए हैं। अब चाइना का इसके ऊपर प्रतिक्रिया क्या है? तो चाइना की तरफ से मिस्टर वोंग जो है, वो कहते हैं कि यूएस का जो ऐसे डिप्लोमैटिक ये जो कंसर्न है, जो चाइनीज़ डिप्लोमैट्स को हैरास करने का है, वो कुछ नया नहीं है, वो पहले से भी होता आ रहा है। पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि डिप्लोमैटिक मिशंस जो चाइना करना चाहता था, उसके ऊपर हमेशा ही यूनाइटेड स्टेट्स जो है औरंगा लगाते आया है। और
इस वजह से अभी जो यूएस कंसुलेट है आपका वुहान में, उसके ऊपर शायद वो लोग अभी बंद करने की बातें चल रही हैं चाइना के अंदर। हालाँकि इसके ऊपर जो अब चाइनीज़ से जो पूछा गया चाइनीज़ जो वहाँ के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, वो लोग से पूछा गया, तो उन्होंने अभी इमीडिएटली इस बात के ऊपर रिप्लाई करने के से मना कर दिया। वो बोले कि अभी मुझे इस जानकारी में नहीं है, मैं बाद में बताऊँगा। और ठीक वैसे ही जो चाइनीज़ ने अभी चार्ज लगाया है कि हमारे डिप्लोमैटिक मिशंस के ऊपर अड़ंगा लगा रहा है यूएस, तो वैसे ही यूएस के भी जो ऑफ़िशियल्स हैं, वो तुरंत उसके ऊपर रिप्लाई करने से मना कर दिए। पंचरिंग अ कल्चरल साइलेंस, तो कल्चर ऑफ साइलेंस, तो ये जो आर्टिकल है, ये जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में जैसे आपको पता है कि अभी वहाँ पे इलेक्शंस आने वाले हैं, तो जिस वजह से वहाँ पे ट्रम्प के खिलाफ में, ट्रम्प प्रेसिडेंसी के अंदर में जितने भी जो मिसहैपनिंग्स हुए हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल और वहाँ के जो नॉर्मल जो उनका जो एक हेरिटेज है या फिर जो उनका गुड गोइंग है यूएसए का, उस चीज़ को जो हैम्पर करता है, ऐसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाला जो अभी सीन हुआ था कुछ दिन पहले, और उसके पहले भी जो आपका जो है मेक चाइना ग्रेट अगेन वाला जो स्लोगन और ये सब सारा कुछ जो सीन निकला था, तो ये सब के खिलाफ में यही सब जो टाइटल है, जैसे ट्रुथ, बिट्रेड, श्रिंकिंग, मेक चाइना ग्रेट अगेन, ये सब कर करके वीडियो का टाइटल डाल डाल के एक वहाँ की संस्था है जिसका मूल मकसद है डिफीट प्रेसिडेंट ट्रम्प, और जो अभी फिर से जो इलेक्शन आएगा उसमें किसी भी तरीके से ट्रम्प के जितने भी जो लोग हैं वो लोग चुन करके ना आए सेनेट के अंदर और ट्रम्प जो है फिर से प्रेसिडेंट ना बने, इसके वजह से द लिंकन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। लिंकन प्रोजेक्ट जो है, लिंकन जैसे आपको पता होगा पूर्व प्रधान वहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उनके नाम पे ये कुछ एक रिपब्लिकन ग्रुप है जो कि दिसंबर 2019 में उन्होंने ये चीज़ संस्था स्टार्ट करा है, और अभी इसके ऊपर जो है वो खुल करके ट्विटर के ऊपर और भी ज़्यादा जो वीडियोस और ये सब चीज़ जो है वो सब वो वायरल कर रहे हैं, और इनका एक ह्यूज मास फॉलोइंग आ रहा है। अब उसके बाद देखिए इसके ऊपर होप ऑफ रियलिटी में अब इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनका कंपैरिजन किया गया है आपका प्रधानमंत्री उसके ट्रम्प के साथ में, और ऐसा राइटर कहते हैं कि इंडिया में भी इस चीज़ के ऊपर जो है ऐसी एक संस्था होनी चाहिए। हो सकता है अगर आप उसका नाम रखो गांधी प्रोजेक्ट, तो इसमें जो क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें एंटी मोदी स्पीच लेकर के आओ, ये ऐसा एक संस्था होना चाहिए जो कि तुरंत को सामने लाएँ। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अभी हाई पे है, लेकिन पिछले साल जब इलेक्शन होने वाला था 2019 का, उसके पहले जो लेबर लॉज़ और ये सब जो इंडियन स्टैटिस्टिक्स वाला जो रिपोर्ट है, वो उसको रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जो मुद्दे जो थे अनएम्प्लॉयमेंट के, इकोनॉमिक डाउनसाइडिंग के, पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे भी रिलीज़ नहीं किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बताता है आपकी इकोनॉमी का क्या हेल्थ है। जब इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ होने वाला था, शायद उसके रिपोर्ट जैसे भी आने वाले थे, उसके ठीक पहले जो वहाँ के जो गवर्नर थे पटेल, वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। वो उन्होंने रिज़ाइन किया था या फिर उनको अब्रप्टली निकाल दिया गया था, ये अभी तक क्लियर नहीं है। और इसके वजह से जो है इंडिया में भी इस प्रकार के, जैसे अभी मीडिया में वहाँ तो उल्टा हो रहा है यूएसए और इंडिया के अंदर, मीडिया में ट्रम्प की तो वहाँ पे मतलब कुछ वैसा इतना ज़्यादा उनको बैकलैश किया जाता है वहाँ यूएस मीडिया के द्वारा कि उसका कुछ कहना नहीं है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अभी भी मोदी भक्ति बहुत ज़्यादा है, और जो यहाँ के कुछ एक ऐसे मीडिया चैनल्स हैं, मतलब मोस्टली ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जिनके पास इतने ज़्यादा बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके प्रचार और ये सब सारा कुछ को लेकर के, कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने से थोड़ा-सा कतराती है। क्योंकि जब 4,000 करोड़ जब वो लोग खर्च कर रहे हैं बीजेपी, और मुश्किल से चुनिंदा 7, 8, 10 चैनल्स हैं जिसके ऊपर वो लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया सर्कुलेशन वो करवाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कम मतलब 100 करोड़, 500 600 करोड़ का जो है उनको वहाँ से अगर एडवर्टाइजमेंट और ये सब टेंडर ऑर्डर मिल रहा है, तो कोई भी अपने ऐसे कस्टमर को नाराज़ नहीं करना चाहेगा, ऐसा कहते हैं। तो इस वजह से इंडिया में भी जो है इस टाइप का जो एक संस्था है उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आपके नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर में, या फिर जितने भी जो कंसर्न्स हैं जो कि इंडिया के खिलाफ अभी उतने ज़्यादा अभी कंसर्न्स मीडिया जो है लेकर के नहीं आता। आप देखिए कि जी न्यूज़ और ये सब अभी भी कल परसों वो इंडिया चाइना के ऊपर चला रहा था, उसके पहले 2-3 दिन तक वो
वो जो दुबे एनकाउंटर हुआ था उसके ऊपर खबर सुबह शाम दिन रात वही चलाता है। तो इनके पास मुद्दे ही नहीं है और हमारे पास यहाँ पे डिस्कस करते-करते मेरे पास टाइम कम पड़ जाता है और इतने सारे मुद्दे हमें डिस्कस करना होता है 1 दिन के अंदर। तो ये सब के ऊपर ही वो जो राइटर है वो कह रहे हैं कि एक हमारे पास इंडिया में डिस्टिंक्टली शायद गांधी के ऊपर में हमें एक बनाना चाहिए और इसमें अलग-अलग जो दूसरे पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको इसके अंदर आना चाहिए और ताकि जो भी पत्रकारिता इसके ऊपर करेगा या फिर जो ट्रुथ सामने लेकर के आएगा, वो बिल्कुल मतलब डरे ना और ये जो प्रोटेस्ट हो बिल्कुल एकदम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट हो और इस चीज़ को जो है कि आगे लेके जाया जा सके जैसे कि सीए प्रोटेस्ट और ये सब जो है उस टाइप से इसको आगे लेकर जाया जा सके। क्योंकि आप देखिए कि ये सीए प्रोटेस्ट है या फिर उसके पहले भी कुछ दिन पहले जो इकोनॉमी जो हम लोग का ढंग से नहीं कर पाया या फिर अनएम्प्लॉयमेंट इशू जो है वो सब जो कहीं न कहीं जो दब गया है, बहुत सारा जो एसएससी और ये सब में धाँधली हो रहा है, तो वो सब जो दब गया है बहुत नीचे हमारे सरकार के अंदर में, हमारे रिजिम के अंदर में, तो उन सब चीज़ को फिर से उठाने की ज़रूरत है और इस चीज़ में जो बहुत सारे जो पहले भी बहुत सारे लोग जो एनजीओज़ के थ्रू और ये सब जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो ये लोग सामने आते रहे हैं, उनको एकजुट होने की ज़रूरत है ताकि जैसे राष्ट्रीय मंच फाउंडेड बाय यशवंत सिन्हा, फिर बात बिहार की फाउंडेड बाय प्रशांत किशोर, तो ये सब लोगों को फिर से एकजुट होने की ज़रूरत है और कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट प्रॉपर्ली जो है वो हो पाए ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट जो इंस्टीट्यूशन था आपका जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स द्वारा चलाया जाता था तो उन लोग सबको एक मंच में आ करके और प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल एक इनिशिएटिव चलाना चाहिए जिसमें कि आम जनता को जो सच है वो बिना किसी कैलकुलेशन के बिना किसी एजेंडा के सामने उनको पता चल सके। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा आप टेलीग्राम चैनल से। अब कैसे डाउनलोड करना है मैंने ऊपर बताई आपको। हैव ए नाइस डे।